हेलो किड्स, कैसे हैं आप सब। तो चलिए शुरू करते हैं आज की मैथ्स क्लास। और आज हम करेंगे डेटा इंटरप्रिटेशन। इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी अबाउट मीडियन, मोड एंड बार ग्राफ। इस चैप्टर में मीडियन, मोड और बार ग्राफ के बारे में पढ़ेंगे। वी हैव ऑलरेडी स्टडीड बार ग्राफ इन क्लास 6th. We will recall the definition of bar graph and extend our ideas to mean, median and mode and also bar graph. A pictorial representation of numerical data in form of rectangle of equal width and varying height are called the bar graph. Bar graph क्या होता है? किसी भी डेटा को इस फॉर्म में, बार के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना, जिनकी विड्थ जो होगी वो इक्वल होगी और हाइट अलग अलग हो सकती है। ये होता है बार ग्राफ, जैसे कि ये दे रखा है आपको। क्लियर? इस तरीके से बार ग्राफ बनता है। डेटा इज द सेट ऑफ न्यूमेरिकल फैक्ट कलेक्शन इन ऑर्डर टू रिवील द यूजफुल इंफॉर्मेशन। डेटा क्या होता है? न्यूमेरिकल फैक्ट होते हैं किसी यूजफुल इंफॉर्मेशन के बारे में, जिसको हम बार ग्राफ या अलग अलग फॉर्म में अरेंज कर सकते हैं। वी नो दैट द स्टैटिक्स is the science which give us the information about the collection, classification and interpretation of fact. Next, to choose the relevant data. Suppose it is required to study improvement in academic level of girl student in a particular state in India. In order to get meaningful result from the study, it is important to clearly understand what kind of data is required to exactly answer the problem. अगर हमें पता लगा रहे हैं किसी पर्टिकुलर स्टेट में, इंडिया में, जो गर्ल्स स्टूडेंट है उनका एकेडमिक लेवल कैसा है, उनकी पढ़ाई का लेवल कैसा है, कितनी गर्ल्स हैं जो पढ़ने जा रही है, कितनी गर्ल्स हैं जो पढ़ नहीं रही हैं, अगर उसका एक आइडिया चाहिए तो उसके लिए हमें एक डेटा चाहिए। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू क्लियरली अंडरस्टैंड व्हाट काइंड ऑफ डेटा इज रिक्वायर्ड टू एग्जैक्टली आंसर द प्रॉब्लम। हियर it is required to define as to what academic level of girl student we are going to study to measure general improvement in the academics level of girl student in that state. Is it going to be the number of boys who have passed 7th class, or the number of those who have passed 9th class, or the number of those who have 10th class? तो हमें क्या चाहिए कि जिन्होंने 7th class, नंबर ऑफ बॉयज़ जिन्होंने 7th class पास किए, या नंबर ऑफ जिन्होंने 9th class पास किए, या जिन्होंने 10th क्लास पास किया है। नंबर ऑफ गर्ल्स जो कि 7th क्लास पास किया, हमें कैसे पता लगेगा किस लेवल का हमें क्या एकेडमिक इंफॉर्मेशन चाहिए। Assume that for our study 10th पास एज मिनिमम एकेडमिक लेवल। हमें जो स्टडी करना है उसके लिए हमें मिनिमम 10th पास चाहिए कि कितनी गर्ल्स हैं उन्होंने 10th पास किया है। That will serve the purpose of our study. Have a look at different type of data collection listed below and deduce which of them will be relevant for our study. First, number of boy who appeared for 10th class exam during current years. Current year यानी present year में कितने जो number of boys हैं जो 10th class का जिन्होंने exam दिया है। Next, percentage of all the student who passed 10th class in the whole country. Means पूरी country में जितने भी स्टूडेंट है जिन्होंने 10th क्लास पास किया है उनका परसेंटेज कितना है। परसेंटेज ऑफ ऑल स्टूडेंट हु पास 10th क्लास इन द पर्टिकुलर स्टेट। मीन्स उस पर्टिकुलर स्टेट में कितने परसेंट जो स्टूडेंट है जिन्होंने 10th क्लास पास किया है। परसेंटेज ऑफ बॉयज़ हु पास द 10th क्लास एग्जाम इन द 10th ईयर इन द स्टेट। मीन्स 10th ईयर में स्टेट में कितने बच्चों ने जो 10th क्लास पास की उसका परसेंटेज कितना है। नंबर ऑफ बॉयज़ एडमिटेड टू 11th क्लास इन द स्टेट ड्यूरिंग द लास्ट ईयर। मीन्स अगर हमें बॉयज़ का स्टडी करना है तो इनमें से कौन सी जो इंफॉर्मेशन है वो रिलेवेंट है वो पता लगानी होगी। एज इन द अबव एग्जाम्पल, द टाइम पीरियड फॉर विच द डेटा इज कलेक्टेड इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। इफ डेटा इज कलेक्टेड फॉर द करेंट ईयर और मे बी 2 years, वी कैन नॉट to correctly comment upon the general improvement in the lot of boys. That would be possible only if the data is collected for the long term. अगर हमें लॉन्ग टर्म का पता होगा तभी हम उसके बारे में पता लगा सकते हैं। से 15 या 20 ईयर्स, तो हम देखेंगे कि 15 या 20 ईयर में कितने बच्चे हैं जिन्होंने 10th क्लास का एग्ज़ाम दिया, 10th क्लास पास की है। दस द फोर्थ ऑप्शन, जो फोर्थ ऑप्शन है ऑफ द अबव एग्जाम्पल इज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट, जो कि है परसेंटेज ऑफ द बॉयज़ हु पास द 10th क्लास इन द लास्ट 10 ईयर। लास्ट 10 ईयर का जो डेटा है वो हम कलेक्ट करेंगे, तब हमें इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि कितने जो बॉयज़ हैं जिन्होंने 10th क्लास का एग्ज़ाम दिया। तो हमेशा कोई भी जब डेटा कलेक्ट करते हैं तो वो रिलेवेंट होना चाहिए। मीन्स जो हम इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं
उसके लिए वो डेटा रिलेवेंट है कि नहीं, जो हम डेटा कलेक्ट कर रहे हैं उससे हम कन्वे कर पाएंगे कि नहीं, वो ज़रूरी होता है देखना। नेक्स्ट इज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा। In the previous class, we have already studied that data can be collected either from primary sources or secondary sources, but unless this data is organized in a tabular form, mere data collection activity would be of no use. जब तक हम उसको एक टेबुलर फॉर्म में अरेंज नहीं करेंगे तब तक वो कोई रेलेवेंट नहीं है, हम उसको अच्छे से रीड नहीं कर सकते. फॉर इंस्टेंस, वी मे कलेक्ट द डेटा शोइंग इंडिविजुअल स्कोर ऑफ द प्लेयर इन फुटबॉल मैचेस 2, 8, 6 अलग अलग फुटबॉल प्लेयर का स्कोर है. दिस डेटा विल बिकम मोर मीनिंगफुल इफ इट इज़ पुट इन ट्यूबुलर फॉर्म. अगर हम इसको एक टेबल बना के उसको अरेंज कर लें तो वो क्या हो जाएगा, और मीनिंगफुल हो जाएगा. हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं कि किस प्लेयर ने कितना स्कोर किया है. इन दिस फॉर्म द डेटा कैन बी एनालाइज इन डिफरेंट वे, लाइक हु स्कोर द लीस्ट, मीन्स सबसे कम किसने स्कोर किया, सबसे ज़्यादा किसने स्कोर किया, किसका स्कोर सेम है, ये सब हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं. दस टेबलिंग or data assist and making the data more useful and capable of being analyzed for making future prediction, identifying terms, etc. Given below are the mark obtained by 45 students in class in maths test. All these marks are out of 50. Means 45 student के marks दे रखे हैं, कितने टेस्ट में आए हैं, और ये 50 में से दे रखे हैं. ये आपको marks given है. As it evident, this kind of information is hardly capable और बीइंग यूजफुल एनालाइज. अब आपको मार्क्स चाहिए, आपको पता नहीं किसका कितना स्कोर है, 50 में से किसने कितना किया है, तो आपको पहले इस डेटा को अरेंज करना होता है. दस लेट अस रीअरेंज दीज नंबर इन इंक्रीजिंग ऑर्डर. सबसे पहले हम इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे. मीन्स हमें पता चल जाएगा सबसे कम मार्क्स कितने हैं और हाईएस्ट स्कोर कितना है और कितने बच्चे जिन्होंने सेम स्कोर किया है. दस डेटा इन दिस फॉर्म कैन बी हेल्पफुल फॉर अस टू आंसर अ लॉट ऑफ क्वेश्चन लाइक what were the lowest marks scored, what were the highest marks scored, how many students scored below 15, how many students score more than 45 marks. तो अगर हम डेटा को अच्छे से अरेंज कर लेंगे तो हम जो भी क्वेश्चन है उसका इजीली आंसर कर सकते हैं. फर्दर, if this data is arranged in the form of tally marks table, the data would become more helpful and analyze situation. यहाँ पे हमने क्या किया है, 10 से 20 तक कितने बच्चों के मार्क्स आए हैं, यहाँ 5 है तो हमने नंबर ऑफ स्टूडेंट 5 लिख दिया. 20 से 30 कितना आए हैं, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60. ने क्लास बना ली है, नंबर ऑफ स्टूडेंट लिख लिए और यहाँ पे ये टेली मार्क्स है, नंबर ऑफ स्टूडेंट है. क्लियर. इस तरह हमने एक टेली की टेबल बना ली. फ्रॉम दिस डेटा वी गेट मोर इन्फॉर्मेशन सच हाउ मैनी स्टूडेंट गॉट लेस देन 33% मार्क्स, हाउ मैनी स्टूडेंट गॉट मार्क्स बिटवीन 70% एंड 90%. तो हम ये सारी इन्फॉर्मेशन इस जो टेबुलर फॉर्म है, ये टैली है, इससे फाइंड आउट कर सकते हैं, डेटा को ढंग से अरेंज करके फाइंड आउट कर सकते हैं. दिस काइंड ऑफ यूजफुल इन्फॉर्मेशन इज पॉसिबल ओनली इफ द कलेक्टेड डेटा इज ऑर्गेनाइज. मीन्स अगर डेटा ऑर्गेनाइज होगा तभी हम इन चीज़ों का आंसर कर सकते हैं. रेंज, द डिफरेंस बिटवीन द हाइएस्ट एंड द लोएस्ट वैल्यू ऑफ ऑब्जर्वेशन इज नोन एज द रेंज. रेंज क्या होती है, जो हाइएस्ट ऑब्जर्वेशन है और लोएस्ट ऑब्जर्वेशन है उसका जो डिफरेंस है. इन द अबव डेटा 50 इज द हाईएस्ट 50 है, लोएस्ट है 12. तो रेंज क्या हो जाएगी, 50 माइनस 12 यानी 38. रेंज ऑफ डेटा हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू. नेक्स्ट इज मीन, मीडियन एंड मोड ऑफ अनग्रुप डेटा. जो अनग्रुप डेटा होता है उसका मीन, मीडियन और मोड किस तरीके से निकालते हैं. फर्स्ट इज अर्थमेटिक मीन. The sum of value of the data divided by the total number of values is called the mean of the given data. Mean क्या होगा, sum of all observation, जितने भी observation उसका sum and total number of observation उसे divide करेंगे तो आ जाएगा mean. Mean of tabulated data वो क्या होगा, sum of product of observation and their corresponding frequency. अगर tabulated data है तो उसका mean होगा sum of product of observation, जितने भी ऑब्जर्वेशन है उसका प्रोडक्ट एंड देयर कॉरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी, उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है डिवाइडेड बाय सम ऑफ फ्रीक्वेंसी. एग्जांपल लेते हैं. फाइंड द मीन ऑफ मंथली रेंट ऑफ 25 हाउसेस फ्रॉम द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन टेबल. मंथली रेंट दे रखा है एंड नंबर ऑफ हाउसेस दे रखे हैं. अगर इसका मीन निकालना है, द मीन ऑफ अबव डेटा इज कैलकुलेट एज फॉलो. मंथली रेंटल फ्रीक्वेंसी यहाँ पे आ गई है
तो कितना हो जाएगा, इसका प्रोडक्ट हो जाएगा 5000 इंटू 5 25,000 मंथली रेंट एंड फ्रीक्वेंसी का, इस तरीके से हम कर देंगे और ये टोटल जो हो जाएगा इसका टोटल हो जाएगा। तो मीन क्या हो जाएगा हमारा, तो मीन क्या हो जाएगा, मीन हो जाएगा इसका सम और उसको फ्रीक्वेंसी से डिवाइड कर देंगे तो हमारा आ जाएगा मीन वैल्यू। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज मीडियन। Median means middle value. The middle value of a data when the data is arranged in ascending or descending order is called the median. Mathematically, median can be calculated as follow. When the number of observations are odd, then we have exactly one middle observation which is the median of observation. अगर number of observation जो है odd है, suppose 5 है, तो middle value क्या हो जाएगी, 3 जो है वो middle value हो जाएगी, तो उस तरीके से मीडियन निकाल सकते हैं। बट अगर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इवन है तो क्या होगा, व्हेन द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आर इवन देन देयर आर 2 ऑब्जर्वेशन। इन दिस केस मीडियन इज द एवरेज ऑफ दीज 2 मिडल ऑब्जर्वेशन। जो 2 मिडल ऑब्जर्वेशन होंगे उनका जो सम होगा उसको 2 से डिवाइड करेंगे, मीन निकालेंगे, वो हो जाएगा हमारा मीडियन। एग्जाम्पल लेते हैं, फाइंड द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग वैल्यूज। हमें वैल्यूज दे रखी है, सबसे पहले हम इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेंगे, देन वी विल काउंट कि हमारे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑड है या इवन है। तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं, 9, दैट मीन्स ऑड है, तो जो भी मिडल वैल्यू होगी, 4 यहाँ से छोड़ दीजिए, 4 यहाँ से छोड़ दीजिए, यानी कि 16 हमारा हो जाएगा, वो हो जाएगा मीन। नेक्स्ट केस में अगर हम देखेंगे फाइंड द मीडियन, यहाँ पे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं, सबसे पहले हमने इसको क्या किया, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लिया, बढ़ते हुए क्रम में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 6 है, ये क्या हमारे इवन है, तो हम क्या करेंगे, जो भी मिडल वैल्यू है 3 + 6 1 2 एंड यहाँ पे 3 आ जाएगा, यानी ये दोनों वैल्यू, मीडियन क्या हो जाएगा, जो मिडल ऑब्जर्वेशन है 3 और 6 उसको ऐड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, उनका मीन यानी कि 4.5 हमारा आ जाएगा मीडियन। क्लियर। नेक्स्ट इज मोड। मोड मीन्स जो नंबर सबसे ज्यादा बार रिपीट हुआ है, द नंबर विच अकर मोस्ट फ्रीक्वेंटली is given data in a given data is called the mode of data. एग्जाम्पल लेते हैं, फाइंड द मोड ऑफ फॉलोइंग मार्क्स ऑब्टेन बाय 10 स्टूडेंट आउट ऑफ 10 मार्क्स। सबसे पहले हमें डेटा दे रखा है, हम इसको अरेंज करेंगे इंक्रीजिंग ऑर्डर में। आप देखेंगे कौन सा नंबर है जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुआ है, तो हम देखेंगे देयर आर 3 अकर मोस्ट फ्रीक्वेंटली। 3 जो है वो सबसे ज़्यादा बार यूज है, 1 2 3 1 2 एंड 3 टाइम्स हुआ है, तो मोड क्या हो जाएगा हमारा 3। क्लियर। नेक्स्ट, कंस्ट्रक्टिंग अ बार ग्राफ। Pictorial representation of numerical data in the form of rectangular bar is equal width and varying height is called the bar graph. Means pictorial representation किसी numerical data का रेक्टेंगल बार ग्राफ की फॉर्म में जिनकी की विड्थ इक्वल हो और हाइट अलग अलग हो, वो क्या कहलाता है, बार ग्राफ। दीज रेक्टेंगल आर ड्रॉन ईदर वर्टिकली, आप इसको वर्टिकली भी ड्रॉ कर सकते हैं एंड हॉरिजॉन्टली भी कर सकते हैं। कीप इक्वल डिस्टेंस बिटवीन दैम, उनके बीच की डिस्टेंस होगी वो हमेशा इक्वल रहेगी। ईच बार रिप्रेजेंट ओनली वन वैल्यू ऑफ अ न्यूमेरिकल डेटा एंड हैंस देयर आर एज मैनी बार्स एज द नंबर ऑफ वैल्यूज इन द न्यूमेरिकल डेटा। एक बार होगा वो एक वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा। लेट अस नो द स्टेप टू ड्रॉ द बार ग्राफ। स्टेप 1, ड्रॉ अ हॉरिजॉन्टल OX एंड वर्टिकल OY ऑन द ग्राफ पेपर। ग्राफ पेपर पर 2 एक्सेस बनाएंगे, OX जो कि हॉरिजॉन्टल होगा एंड OY यानी वर्टिकल। दीज लाइन्स आर कॉल्ड एज X एक्सिस एंड Y एक्सिस रेस्पेक्टिवली। मार्क द पॉइंट एट इक्वल इंटरवल अलोंग द X एक्सिस। X एक्सिस पे इक्वल इंटरवल पे यानी इक्वल डिस्टेंस पे हम पॉइंट मार्क करेंगे। बिलो दिस पॉइंट राइट द नेम ऑफ द डेटा आइटम हुज वैल्यू आर गिवन। उस पॉइंट पे हम मेंशन करेंगे हम क्या शो कर रहे हैं एक्सिस पे। विच सुटेबल स्केल एंड डिटरमाइन द हाइट ऑफ द बार ऑफ द गिवन डेटा। एक सुटेबल स्केल लेंगे, उसके अकॉर्डिंग उनकी जो हाइट होगी वो डेटा की या बार्स की वो होगी। मार्क ऑफ दीज हाइट्स पैरेलल टू Y एक्सिस। फिर हम पैरेलल एक्सिस पे उसको जितना भी दे रखा डेटा उसके अकॉर्डिंग उसकी हाइट जो है वो नोट करेंगे।
from the point taken in the step 2. Draw the bars equal width of the height marked in step 4. The bar should be centered on the point marked on the x-axis. These bars shown given below numerical data. Example समझते क्लियर हो जाएगा. Example 6, the marks obtained by Naman and his annual examination are shown below. नमन के मार्क्स दे रखे हैं, अलग अलग सब्जेक्ट में एनुअल एग्जाम में कितना स्कोर किया है. एसएसटी में 80, हिंदी में 77, साइंस में 95, मैथ्स में 90 एंड इंग्लिश में 84. अब इसका हमें बार ग्राफ बनाना है. दो एक्सिस होंगे, एक एक्स एक्सिस जो कि हॉरिजॉन्टल होगा, वाई एक्सिस वर्टिकल होगा. एक्स एक्सिस पे हम ले लेंगे सब्जेक्ट. क्लियर? कैसे करेंगे? ड्रॉ बार ग्राफ टू शो द अबव डेटा. टेक द फॉलोइंग स्टेप. ड्रॉ अ हॉरिजॉन्टल लाइन OX एंड वर्टिकल OY. राइट द नेम ऑफ द सब्जेक्ट एट इक्वल गैप. हम क्या करेंगे? एक्स एक्सिस पे जो भी सब्जेक्ट है वो इक्वल गैप में लिख देंगे. ड्रॉ बार्स अकॉर्डिंग टू द मार्क्स ऑब्टेन. और वाई एक्सिस पे जितने मार्क्स उस पर कर लेंगे हम मार्क्स को, और जितने ही मार्क्स है उसके अकॉर्डिंग उसको हम नोट कर लेंगे और बार बना देंगे उसकी. On the x-axis, draw bars to equal width and height and obtained in step 3. Now complete the bar graph and represent as follow. x-axis पे हमने क्या लिया है? सब्जेक्ट ले लिए हैं, जितने भी सब्जेक्ट हैं इक्वल डिस्टेंस पे मार्क कर लेंगे. y-axis पे जो मार्क्स ऑब्टेन किए हैं उसको मार्क कर लिया. एक सूटेबल स्केल लेंगे, 10-10 का गैप है, गैप हमेशा इक्वल होना चाहिए तो उसके अकॉर्डिंग हम जो स्केल है वो ले लेंगे. देन SST है फर्स्ट जो है सब्जेक्ट, इसके मार्क्स कितने हैं? 80. वाई एक्सिस पे देखेंगे 80 कहाँ पे, उसके अकॉर्डिंग हम एक बार ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे. देन हिंदी, साइंस, मैथ्स, इंग्लिश जितने भी मार्क्स ऑब्टेन किए हैं उसके अकॉर्डिंग हम इसके बार ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे. अब आप बार ग्राफ को देख के ईजीली क्वेश्चंस के आंसर कर सकते हैं कि किस सब्जेक्ट में मैक्सिमम स्कोर किया है, जैसे कि साइंस में है कितना स्कोर किया है, लोएस्ट स्कोर किसका है, या 2 कौन से सब्जेक्ट है जिसमें इक्वल स्कोर है. जो भी आपको इसमें देख के बता सकते हैं वो आप क्वेश्चंस के आंसर कर सकते हैं. क्लियर? आई होप ये चैप्टर आपको समझ में आ गया होगा. इट्स वेरी इजी. इसको अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा. द मोर यू प्रैक्टिस द मोर यू लर्न.